देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख। तहरीक इंसाफ में इलेक्शन से कबली अंधी मच गई है और ये अंधी भी ऐसी अंधी है कि इस तब्दीली का रुख किस तरफ है कुछ नहीं कहा जा सकता। हालत ये है कि उन लोगों को भी टिकट मिल रहा है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, बल्कि अप्लाई क्या नहीं किया था, वो तो उस पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते जिनको टिकट मिल रहा है। और कहाँ तो ऐसे ऐसे डायहार्ड वर्कर्स, ऐसे ऐसे कारकुन, ऐसे ऐसे रहनुमा जिनके बारे में यकीनी समझा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें तो कम अज़ कम मैदान में उतारेगी, वो बेचारे मुँह देखते रह गए। अली मोहम्मद ख़ान साहब ताज़ा तरीन मिसाल हैं। तफसील से बात करेंगे इस पर। यहाँ हमारे साथ नून लीग में क्या होने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बता ही चुका हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इन मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के शो में। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। PMLN कहने का आदी इतना हो गया हूँ कि वो ज़बान जो है वो स्लिप हो रही है। इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और अवैध शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रमेश कुमार साहब के पास जाऊंगा। सर रमेश साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? नूरुल आरफीन बिल्कुल ठीक है सर। ये जो तब्दीली है ये तो लूली लंगड़ी अंधी बहरी कानी गूंगी सब निकली, इसका तो कोई रुख ही नहीं है। ये किधर किधर जाकर के मौजे दिखा रही है, अंधों को अंधी लग रही है। मतलब ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो आप उस बच्ची के हवाले से जो टिकट की बात कर रहे हैं, जो नून लीग की है, उसकी इंक्वायरी हो रही है कि क्यों इसका जो है वो नाम आया है। मगर और जो टिकट जो दिए गए हैं, जिस तवील जो इजलास चले हैं, जो मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई किया है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी गौर व फिक्र के बाद जो वो टिकट इशू हुए हैं। और लाजमी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग बहुत हैं, लोग उम्मीदें समझ लगा कर बैठे थे कि हम लड़ें, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। उसके बाद कुछ टिकट अनाउंस किए, कुछ सर्वे के बुनियाद के ऊपर छोड़े गए कि दोबारा उसको रिकन्सिडर किया जाएगा, और कुछ जो है वो डिसीशन लिए गए। और काफ़ी जिस तरीके से बोर्ड के इजलास हुए और सब लोगों ने उन लोगों को और सबको जज किया, मैं समझता हूँ काफ़ी जमहूरी तरीके से वहाँ पे काम हुआ है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी लाजमी है, मैं नून में रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी इसी किस्म के इजलास होते थे, मगर फिर भी पिक एंड चूज़ का सिस्टम था। यहाँ पे पिक एंड चूज़ कम नज़र आई है और काफ़ी चीज़ों के ऊपर ओपन डिस्कशन के बाद जो है वो टिकट दिए गए हैं। और काफ़ी मैं समझता हूँ कि उसको एक टिकट अगर किसी गलत आया है, इतने सारे टिकटों को आपने उसको हाईलाइट अगर करना है, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। सही है, थोड़ी सी ज़्यादती मैं इश्तियाक बेग साहब से कर लूँ। इश्तियाक साहब, सर आप तो करीब ही बैठे हैं, आपसे थोड़ी ज़्यादा ज़्यादती करूँगा। ये मुझे बताइए सर, ये तब्दीली का तो खैर जो कुछ होगा वो तो अब देखेंगे, सुनामी किधर किधर जाता है, किस किस को लूटता है। आप ये मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग में भी अब दरारें महसूस होती नज़र आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक करते नहीं पाए जा रहे ओवर चौधरी निसार इशू। चौधरी निसार जैसा सीजनड आदमी, इतना घाघ, इतना मंझा हुआ सियासतदान, और उसको लेकर के एक टिकट की दरख्वास्त को लेकर के कितने क्लैरिकल इशू के ऊपर अगर इस तरह की स्टबन एटीट्यूड का मुजाहरा किया जाए, तो आपको लगता है कि ये अवाम के साथ, ये चौधरी निसार के साथ ज्यादती है? आरफीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊँ, मेरे भाई रमेश साहब ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी अब जज कर रही है और जज करने के बाद ये फैसले कर रही है। पहले तो मैं आपको बतलाऊँ कि कराची का मैं आपको जिक्र करूँगा। कराची से पीटी 2-3 इतनी अहम शख्सियत ने हमसे कांटेक्ट किया है और कल इनकी विकटें गिरने वाली हो रही हैं, कल आप देखेंगे। देखिए, जब आप लोगों को ले रहे थे कि आप हमारे पास आएँ और उनको आप वादे कर रहे थे कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे, हाँ आपको टिकट करेंगे, और उसके बाद अब जब वक्त आया और आप इस तरीके से कर रहे हैं और अब वो दूसरी पार्टी से कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, कल आप देखिएगा कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होंगी। इनके कितनी कराची के वो लोग जिन पे ये काउंट कर रहे थे, वो अब कल हमारे टिकट्स के लिए पिछले 10-15 दिन से रोज़ाना हमें कॉल कर रहे थे और क़यादत ने 1-2 को लिया है, एक आध को साफ मना कर दिया है कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, और ये सिलसिला अब चल रहा है।
तो मेरे ख्याल ये था कि उस वक्त ही अगर जज कर लिया जाता लोगों को रादर दैन अब जज कर रहे हैं तो ये सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड नहीं होती। राइट, अवैध साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत ही माजरत के साथ मैं अवैध साहब को ज़बरदस्ती शरीक गुफ्तगू कर लूँ कहीं इससे पहले दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप हो जाए। अवैध साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? थैंक यू वेरी मच। क्या प्रोग्राम है सर इलेक्शन का? मतलब घर में बैठ के टीवी देखेंगे या मैदान अमल में उतर करके आवाम की इन्वर्टेड कौमा में खिदमत करने का कोई इरादा है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला इलेक्शन के लिए 24 घंटे तैयार होता है, क्योंकि अवामी सियासत करने वाले कभी इलेक्शन को घर में बैठ के टीवी पे नहीं देखते। ये उनके रिवाज हैं जो किसी और ताकतों के कंधे पे आते हैं, किसी और के इशारे पे बात करते हैं, जो तीसरी मखलूक की बात करते हैं। ये आप उनसे पूछे कि वो टीवी पे देखेंगे या सैटेलाइट व्यू लेंगे। हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की ले लें या 10 साल की, इंशाल्लाह इस दफा उसका हमें अवाम, सिंध का अवाम, पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से कामयाब करेगा ये सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, कराची में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हुए कुछ ऐसी शख्सियात के जो पहले किसी और सियासी जमात में थे, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन है, कदर मुश्तरक उनमें यह है कि वो बहुत ज़्यादा मुतमव्वल, यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको मुलायम कर दूं या नरम कर दूं आपके समझने के लिए, कि वो बहुत तगड़ी आसामी है। ऐसे लोग भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकट पाने में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की क्या बात करूं, ये तमाम सियासी जमातों में, लेकिन चूंकि आप पीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ख्याल में सियासी वफादारियों से ज़्यादा अगर मालो मता काउंट करने लगे तो इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स किस हद तक फ्रूटफुल होंगे, सस्टेनेबल होंगे फॉर अ कॉमन मैन? ये सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, फेडरेशन की जमात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोग हैं और जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, या जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनको अवामी सियासत करनी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं, अभी तक कोई डिसीजंस नहीं हुए। अभी तक आप जिस तरह कह रहे हैं कि टिकट पाने में वो कामयाब हो चुके हैं, अभी तक फाइनल डिसीजंस नहीं हुए हैं। हमारी लीडरशिप जो भी डिसीजंस करेगी वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करेगी कि वही अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, वही वो लोग जो अवामी लोग हों, जो अवाम निचली सतह से आए हुए हों, वर्कर लोग हों, उनको पार्टी का टिकट दिया जाए, जो हमारे कायद का मंशूर था। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी उसी चीज़ को लेके साथ चल रहे हैं। और मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े लोग, जो बहुत बड़ी आसामियां थी या बहुत बड़े लोग हैं, ये सबसे बड़ा ड्राई क्लीनिंग मशीन जो है ये तो पीटीआई के पास है। अगर आप देखें और अगर आप इस चीज को प्लीज इसको आप लोग इसको पता नहीं क्यों नहीं इन चीजों पे बात करते कि वो सारे लोटे जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के, नहीं सर, अभी तो शो सिर्फ इंट्रो दिया है मैंने, अभी तो मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा, आप यू नेवर नो। अब वो वहां पे वॉश आउट होके वहां पे बहुत क्लियर हो गए, वो बहुत अच्छे लोग बन गए। जब वो अपनी पुरानी पार्टीज में थे तो वो गंदे थे, अब वो अच्छे बन गए। मुझे इस चीज का अभी तक समझ में नहीं आया कि पीटीआई के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू है कि जो उस जमात में जाता है वो बहुत अच्छा बन जाता है, वो पॉलिटिकल वर्कर बन जाता है, वो पॉलिटिकल आदमी बन जाता है। बाकी अगर किसी और जमात में कोई आदमी है तो उस पर इल्जाम तराशी फौरन की जाती है। अच्छा अवैध साहब, काइंडली मेरे साथ लाइन पे रहिएगा सर, प्लीज मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं इश्तियाक बेग साहब से इसका जवाब ले लूं। इश्तियाक साहब, पहले इलेक्शंस में ये हुआ करता था कि लोग जिस पार्टी का अच्छा वक्त हुआ करता था उसमें झुंड दर झुंड, जौक दर जौक जा करके शमूलियत का ऐलान किया करते थे। आपने भी बड़े फयूज समेटे, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। जो लोग काफ लीग में थे, जिन लोगों ने मुशर्रफ साहब को 10 बार वर्दी में इलेक्ट कराने की बातें की थी, जिन लोटों को नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं कभी भी इनको अपनी पार्टी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो आपकी पार्टी में बाकायदा तर्जुमान के मनसब तक गए, बाकायदा वजीर बने, सफ़ीर बने, मुशीर बने और पता नहीं क्या क्या बने। आज वक्त का पहिया जो है वो ज़रा उल्टा घूम रहा है। मामलात अब ज़रा तहरीक इंसाफ के साथ हैं, नून लीग ज़रा गर्दिश अय्याम का शिकार होती दिखाई दे रही है। कैसा लग रहा है सर ये मकाफात अमल के, पहले जो आपके साथ थे अब वो किसी और के साथ हैं, क्या कहेंगे? आरफीन, देखिए दो चीज़ें हैं। आप, मुझे मालूम है कि आपका इशारा शायद साउथ पंजाब की तरफ हो रहा है, जो वहाँ के एमएनएस थे जो चले गए यहाँ पे, वो कभी हमारे एमएनएस थे ही नहीं। उन्होंने काफ़ी लोगों ने इंडिपेंडेंट टिकट्स पे लड़ा था, बाद में उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। ये हमें मालूम था कि एक वक्त आएगा वो चले गए, वो चले जाएंगे जी।
मगर आपको एक चीज़ का मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस वक्त नून जो है ये पोजीशन है पंजाब के अंदर के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। कुछ दिन पहले 2-3 सर्वे हुए हैं, कुछ सर्वे गैलप ने किए हैं, कुछ सर्वे एक न्यूज़ इंटेलिजेंस के नाम के कुछ एक उन्होंने किए हैं, और सब ने ये कहा है कि सबसे आगे जो है इस वक्त नून वहाँ पे है। और ये आसमानी मखलूक वगैरह जो सोच रहे थे कि किसी करियर से तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए विज़ा बेस नून के मैं आपको बतलाता हूँ, जैसे अभी मेरे भाई अवैस साहब ये कह रहे थे कि फेडरेशन की पॉलिसी है, ऑनेस्टली ये पोजीशन है कि सिवाय कायरा और मखदूम अहमद महमूद को छोड़ के इनके पास वहाँ पे टिकट देने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, और लोगों को नॉक कर रहे हैं और लोग मना इनको कर रहे हैं। सर अवैस साहब क्या वाकई इतनी मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। देखें मेरे भाई बेग साहब जो भी ये बात कर रहे हैं कायरा साहब की और चौधरी मंजूर साहब की या दूसरों की, अब ये तो हमें पता है कि हमारे पास पंजाब से कितने एप्लीकेशंस आए हुए हैं पार्टी के पास, या कितने लोग चाह रहे हैं टिकट्स के लिए। अब इस पे बहस करना देखें वो होगा कि एक चीज इनको पता ही नहीं है, ये बोल रहे हैं अपनी हमारे लिए, और इनको बोलने दें, इनका हक है बोलना, सबका हक है, पता चलेगा इलेक्शंस में। आप ये बताएं कि इन्होंने सिंध में कितने लोगों से एप्लीकेशंस लिए, इनको कितनी मौसूल हुई हैं, और सिंध में इनको कितनी पीएस पे लोग मिले हैं, कितनी जगहों पे जो ये दावा कर रहे थे कि सुनामी सिंध में दाखिल हो गया, सुनामी ने सिंध में ये कर देना है, इमरान खान अब आ गया सिंध का जिम्मेदार उठाने, और वो शहबाज शरीफ साहब को भी 2-5 साल के बाद याद आ गया कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और वहां पे भी हमें जाना चाहिए और वहां पे भी हमें जाके बात करनी चाहिए। ये दोनों बड़ी पार्टियों को हो क्या जाता है, ये आते एक तो सुनामी का दावा करते हैं, तब्दीली का दावा करते हैं। तब्दीली ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में थे तो वो तनकीद का निशाना थे, जब वो पीटीआई में ज्वाइन की तो वो ठीक हो गया। अब जो लोग यहाँ पे थे, पंजाब में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो तनकीद का निशाना थे, अब अगर चले गए पीटीआई में तो उन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग मशीन। रमेश कुमार साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। रमेश साहब आपने सारी गुफ्तगू आई होप कि सुनी होगी अवैस शाह साहब की, उसमें एक मेरा सवाल छोटा सा ऐड कर लीजिए सर, कि आपने 50 साल प्लस के इन्वर्टेड कॉमास में नौजवानों को भी टिकट अता किया है, तो वो लोग जो 4 घाट की यात्रा कर चुके हैं, वो लोग जो 75 से ऐसी जमातों को घूम फिर करके आ चुके हैं टाइम पास करके, आपके ख्याल में वो चले हुए कारतूस क्या कुछ करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं 2-3 नाम गिनवा सकता हूं अगर आप कहें तो। नूरुल्लाह अरफीन, पहली चीज तो ये है कि जो पॉलिटिशियन होता है उसका अपना किरदार भी एक अहमियत रखता है। पॉलिटिकल पार्टी की एफिलेशन बिल्कुल अहमियत रखती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी में था, मगर जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टी में वो था उस वक्त उसका किरदार क्या रहा वो भी एक अहमियत रखता है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नीट क्लीन नहीं थे और वो यहाँ पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को दोबारा देखा जाएगा कि आया उनका किरदार क्या है, अगर वो आए भी हैं तो भी उनका किरदार क्या है। सर जाफर लगारी साहब के बारे में कुछ अगर वजाहत पेश करें तो जरा दिल को करार आए। मुस्तफा खर साहब माय फ्यूडल लॉर्ड के बारे में अगर कुछ थोड़ी सी वजाहत करें तो आंखों से बहते आंसू शायद थोड़े से थम जाए। नूरुल्लाह अरफीन, पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि मैं एक ऐसा बड़ों से भी सबक सीखा है, अपने मज़हब से भी को मैंने पढ़ा है, मैं कभी भी किसी के बारे में रिमार्क्स नहीं देता हूँ। अगर अच्छे रिमार्क्स होते हैं तो पेश कर देता हूँ, मगर बुराई जो है वो कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालता किसी की। मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसे लोग हैं जिसकी मीडिया के अंदर ये किरदार कुशी हो रही है, थोड़ी सी बात होती है तब वो आती है। अगर उन्होंने अपने किरदार को पछतावा करके और अगर उन्होंने अपने आप को चेंज किया है तो और चीज़ है, नहीं तो उन चीज़ों को ज़रूर देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि आया इनके माजी में किरदार क्या आ रहे हैं। अवैस शाह साहब सर आपकी तशफ़ी हो गई, वो बता रहे हैं कि बाकायदा हमने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया असेसमेंट एवेल्युएशन के बाद, जो आदमी इस मेरिट पे पूरा उतरा है हमने सिर्फ उसी को लिफ्ट कराई है। अब आपकी तसल्ली हो गई सर? मेरिट का क्राइटेरिया मुझे समझ में नहीं आता। आपने माय फ्यूडल लॉर्ड की बात की, मुस्तफा खर साहब की बात की, अब ये जो नई एक चीज मार्केट में आ गई है, अभी ये रेहाम खान साहिबा ने माय फ्यूडल खान के नाम से या पता नहीं कौन सा कोई बुक आया है, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या उसको भी ये गलत कहेंगे? जो चीज इनको अच्छी लगती है, जो चीज इनके फेवर में होती है वो ठीक है, बाकी जो चीज इन्हें पसंद नहीं। अब इन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान के हर शहरी को और हर सियासतदान को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीटीआई की लीडरशिप से लेना है तो ये तब्दीली हमें नामंजूर है, क्योंकि वो जो इनके मंशूर पे चले वो ठीक है, जो इनकी बातों पे चले वो ठीक है, जो इनके
झूठे दावों पे चले वो ठीक है, बाकी चीजें हम सब लोगों के लिए कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। बताएं जुल्फकार मिर्जा को ये यहाँ पे आए, यहाँ उन्होंने अप्रोच किया, क्या हुआ जुल्फकार मिर्जा ने? आखिर वो जीडीए ज्वाइन करके बैठ गए, फंक्शन लीग में चले गए, यहाँ पे वो पार्टी की टिकट बांटने आए, कितनी टिकट्स उन्होंने दी हैं? क्या सिंध में कोई कैरेक्टर वाले लोग रहते ही नहीं है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सिंध में सिर्फ ये चंद गिने चुने लोग हैं कैरेक्टर वाले जिनको उन्होंने टिकट दिया है वही कैरेक्टर, बाकी सिंध के लोग अल्लाह माफ करे कैरेक्टर लेस हैं? ये कहना क्या चाहते हैं? इनसे ये तो पूछें, आखिर इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिंध के लिए नहीं है? मैं तो सिंध के गयूर अवाम को ये बोलूंगा कि जब इनके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ये बोल रहे हैं कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मकसद ये हो गया कि सिंध के बकाया सारे लोग ठीक नहीं और ये गिने चुने लोग ही ठीक है जिनको इन लोगों ने टिकट दिए हैं। इंशाअल्लाह मेरे भाई, मैं आपको ये दावा करता हूँ, ये सुनामिया या ये शेर खान, इन सबको पता चल जाएगा जब इलेक्शन आएगा, जब अवाम निकलेगी, पता चल जाएगा जब इंशाअल्लाह बैलेट बॉक्स खोलेंगे इलेक्शन की शाम को कि सुनामी क्या करती है सिंध पंजाब में, सुनामी क्या करती है पाकिस्तान में, तब्दीली किस तरह आएगी, कैसे आएगी। इंशाअल्लाह तब्दीली का अलमबरदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे और आपको पता चलेगा कि अवामी सियासत होती क्या है। इलेक्शन के दिन का इंतजार करें। राइट सर, ये इश्तियाक बेग साहब के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। मैं जरा इनसे पूछ लूं सर, क्या कोई एतराज है आपको? आरफीन देखिए, अब वो वक्त चला गया, वोटर्स बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, अब वो इन नारों में नहीं आएंगे कि सुनामी आएगी या कौन तब्दीली लाएगा। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि इन 10 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया। लेट्स टॉक अबाउट सिंध एंड कराची। 10 सालों में 10 बसें कराची को तोहफा मिली हैं पीपल्स पार्टी का, और यहाँ पे जो तब्दीली आई है वो आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, और लाहौर के लोग जब लाहौर से कराची के लोग आते हैं तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब जब कराची आए तो गवर्नर हाउस में एक हमने पूरे कराची के टॉप बिजनेसमैनों को बुलाया था, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए। आरफीन आप यकीन करें कि जब वहाँ पे वीडियो चली कि पंजाब में क्या काम हुआ है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने कहा खुदारा शहबाज शरीफ साहब आप डिपुटेशन पे आ जाएं ताकि कराची जो है सर, वो भी लाहौर बन जाए। की मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, प्लीज पार्डन मी डूइंग इट। लोगों की आंखें, कान, नाक सब खुले के खुले रह गए थे जब वो एक तस्वीर मुल्तान में ऑरेंज या मेट्रो पता नहीं क्या आपने बनाई थी, वो नाक केवल सजदा कर रही थी जमीन में, गड्ढे के अंदर वो जो है ना ऑरेंज ट्रेन जो थी, अच्छा ये तो लाहौर के अंदर है और चल रही है। मैं बस की बात कर रहा हूँ, वो हाँ। सजदा कर रही थी जमीन में। अच्छा, लोगों के सारे जो है ना वो 14 तबक बल्कि 28 या 114 तबक रोशन हो गए। वो जो आपने एक जो अपने ठेकेदारों को नवाजने के लिए इस्लामाबाद में एक नया एयरपोर्ट बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जल्दी से फीता काट के और रैन गैन हो गए और उसके बाद तालियां बजती रही। अभी तालियों की आवाज़ ही महव नहीं हुई थी कि वहाँ इस्लामाबाद में बारिश हो गई। शायद कुदरत को भी अभी आपको इम्तिहान लेना मकसूद था। वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं जहाँ जहाज़ चलने थे। क्या कहेंगे सर? आरफीन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर तरक्की देखनी है तो सिंध का आप आइए विज़िट करें। मैं आपको अपने खर्चे के पर लाहौर भी ले चलता हूँ, पंजाब भी ले चलता हूँ, और फिर हम बाई रोड वहाँ से होते हुए सिंध से आएंगे ताकि दोनों आप तरक्की देख लें। आपको एहसास हो जाएगा इसको कि वाकई तरक्की क्या कहते हैं। ऑफर कंसिडरेबल है नाजरीन। खर्चा अगर मेहमान का है तो फिर मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला। नाजरीन, यहाँ वक्त में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब। सर, मेरी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं आप? पहले तो ये बताइए। जी जी सुन रहा हूँ। तो सर अब मेरा सवाल भी ज़रा सुनिए और फिर जवाब देने की कोशिश फरमाइए। आपके ख्याल में ये एक आपने पार्ट टाइम स्कॉलर और फुल टाइम वॉटएवर अपनी पार्टी में शामिल किया था। इमरान खान साहब पे तबर्रा भी फरमा चुके हैं और उसके बाद इमरान खान साहब खुद ही पहुंच गए थे उनके घर इमाम जामिन बांधने, अपनी पार्टी में लेके आए, बड़े शान और शौकत के साथ बताया कि ये पीटीआई का न्यू फेस है, और उसके बाद उनको भी जो है वो ठेंगा दिखा दिया गया। अब वो पार्टी से अपने तौर पर, ये 14वीं 15वीं पार्टी होगी मेरा ख्याल है जिससे इस रमज़ान में, चूंकि ट्रांसमिशन उनसे छिन गई है तो उन्होंने सियासत के मैदान में कूद गए और उन्होंने 14वीं 15वीं पार्टी से ये इख्तलाफ किया है। आप इस बगावत पर कैसे काबू पाएंगे, वो जो अपने तौर पर एक चाय की प्याली में उन्होंने की हुई है? आप आमिर लियाकत की बात कर रहे हैं? सर मतलब आप तो बहुत ज़हीन है, जवाब दीजिएगा ना। देखिए,
आमिर लियाकत ने तो मेरे ख्याल में यहाँ पे टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था और कोई उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आई थी, तो इस वजह से वो डिस्कशन में नहीं आई थी। NA 245 के ऊपर मियाँ मोहम्मद मौलवी ने अप्लाई किया था, मगर फिर भी आमिर लियाकत एक अच्छे बंदे थे और इस वजह से उनका दोबारा कहिएगा क्या था कि आप अप्लाई सर? सर काइंडली अपना स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा। आमिर लियाकत क्या थे? आमिर लियाकत ने अप्लाई नहीं किया है। आमिर लियाकत एक अच्छे बंदे थे, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे मुझे के लिए। ये आपको किसने बताया कि वो अच्छे बंदे थे? क्या ब्रेकिंग न्यूज सर थे? आमिर लियाकत एक मीडिया के ऊपर है, एंकर है, पार्टी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। सर एंकर तो मैं भी हूं, मेरी अच्छाई के ऊपर तो कभी आपने रोशनी नहीं डाली। तब उसके टिकट को कंसीडर किया जाएगा ना। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे टिकट का कंसीडर किया जाएगा? मियां महमूद मौलवी साहब ने अप्लाई किया है NA 245 से और इस वजह से उनको कंसीडर किया जा रहा है, मगर मेरे हिसाब से अभी तक काफ़ी टिकट सिंध के जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं। अभी तो आपने देखा कि 272 में से जो है वो 173 के करीब कल की अनाउंसमेंट की गई है। अभी 100 के करीब जो है टिकट्स रहते हैं, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से देखा जा रहा है। आप देखेंगे फिर भी PTI पहली जमात है जिसने इतने टिकट फाइनल कर लिए हैं और जो पुरानी PMLN है, पीपल्स पार्टी, अभी सर लेकिन PTI वाकई वो पहली जमात भी है जिसने 50 साल से ज्यादा उम्र के आदमी पर नौजवानी की तोहमत लगा करके उसको टिकट पेल दिया। अब हमसे भी कोई दूर है बात, हमें पता नहीं कि क्या है सिंध में, क्या किया है क्या नहीं किया है। अच्छा अवैध शाह साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुझे बताइएगा शहबाज शरीफ साहब के कारनामे जो उन्होंने गुरदासपुर का किला वगैरह फतह किया था वो बता रहे थे इश्तियाक बेग साहब, आप बताइए सर आपने सूबे में क्या कुछ किया है ताकि आवाम कुछ कंसिडर करें आप लोगों को? ताकि ये मैं भाइयों की सुन तो सकूं कि ये भाई बोल क्या रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ इतना आपके मुंह से अच्छा बहुत सुना कि किसी 50 साल के आदमी को आपने टिकट दे के नौजवान कर दिया, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं जो नौजवानों की बात कर रहे हैं वो लीडर खुद 70 साल का है, वो नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा? जो 30 साल का नौजवान है वो नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा? नुमाइंदगी आप नौजवानों की किसके हाथ में देंगे? और वो शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी देर पहले बात हुई, ब्रेक पे जाने से पहले वो मैंने 2 अल्फाज सुन लिए कि कराची में जब वो आए तो वहां पे बिजनेसमैन जो है उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या उन्हें 5 साल के बाद यही महीना मिला था कराची में आने के लिए? क्या उन्हें 5 साल में इसी वक्त याद आया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है? सर हो सकता है टिकट महंगी हो ना। देखिए मेरी बात पूरी होने दें। डेपुटेशन पे उन्हें बुलाने वाले 5 साल पहले उनको ये याद नहीं था कि 5 साल पहले आ जाते, कुछ चले ऑरेंज वफाक उनको कुछ दे देता। उन्होंने जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट के कराची के लिए जो उन्होंने स्पेशल फंड्स दिए वो कहाँ गए? हमारे जो मेयर साहब को सिंध गवर्नमेंट फंड देती रही है वो कराची के लिए कहाँ गई? ये जो कराची का बैठ के यहाँ दावा करते हैं जब भी उनको चीजें फंड्स मिलते हैं उन्होंने किए कहाँ? सिंध गवर्नमेंट ने तो हर चीज उनको दी है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज बनाई हुई है कि पावर नहीं है, पावर नहीं है। किस किस्म का पावर चाहिए? ये पावर चाहिए उन्हें कि पिछली अदवार की तरह, पिछले सालों की तरह, जिस तरह उन्होंने सारे वो भत्ता माफिया और वो सारे भर्ती किए हुए थे वो अपनी मनमानी कर सके, वो वाटर बोर्ड को खत्म कर सके, वो KMC को तबाह कर सके। क्या किया उन लोगों ने? रहमतुल्लाह खान साहब की शुरू की हुई स्कीमें जो हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आके इफ्तिताह किया, क्या उन पे वो दोबारा कराची को जीतेंगे? ये पुराने दावे, उनके खोखले दावे पूरे हो चुके हैं। कराची में पीपल्स पार्टी 2 बड़े जलसे कर चुकी है। लियाकताबाद में टंकी ग्राउंड में जो जलसा हुआ इस बात का सबूत है कि कराची उस चीज से निकल आया है उन दिनों से निकल आया है जिन दिनों कराची के लोगों को बाहर निकलते हुए भी डर लगता था कि कोई आ जाएगा, कोई भत्ता ले लेगा, कोई हमारे ID कार्ड लेके हमें जलसे में बुलाएगा। ये पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं। सोशल मीडिया ने या दूसरी आप लोगों की तवज्जुह से मैं ये बात करूंगा कि बहुत आप लोगों ने एजुकेट किया है लोगों को। अब लोग चाहते हैं कि वो नौजवान लीडर के पीछे जाएं और नौजवानों की असल नुमाइंदगी करने वाले लीडर के पीछे जाएं जो उनके हकूक की बात करते हैं। सर इश्तियाक साहब, अगर नौजवानी ही वो मेरिट है जिस पर वोट पड़ने तो फिर आप लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए। और एक और चीज़, आपके आंखों के तारे, आपके जान से प्यारे महमूद खान अचकजई, चादर वाली सरकार जिन्हें मैं प्यार से कहता हूं, कहते हैं कोई भी पाकिस्तानी आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरता। इलेक्शन इसका मतलब है फारिग। अगर 62-63 पे कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर ये सारा तामझाम किस लिए हो रहा है? देखिए आरफिन, ये आपको पता है कि 62-63 जो है वो एक ऐसी शिक है कि इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं कि अगर आप
नेशनल असम्बली को लेके आते हैं, जिस वक्त एग्जिस्ट करती थी, तो लोग कहते थे जमात इस्लामी के सिराजुल हक के अलावा जो है मिलने मुश्किल हो जाएंगे। और अब देखें रेहाम खान की जो इस वक्त किताब आई है, उसके बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 62, 63 पे क्या पीटीआई के जो हैं इमरान खान जो हैं वो पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो लेट्स नॉट गो इनटू इट, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो ही सबसे वो है, और हम गुनाहगार हैं सब लोग। और मेरे ख्याल से हम इसके अंदर नहीं पड़े और हम किसी को टाइटल नहीं दें कि तुम 62 या 63 पे पूरा उतरते हो। अब मेरे भाई ओवैस साहब अभी जो कह रहे थे, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि क्यों शहबाज शरीफ अब आए, इसलिए कि आपकी हुकूमत थी यहाँ पे, हम ये देखना चाहते थे कि आपने क्या डिलीवर। देखिए हमारे पास आरफिन इस वक्त 2 स्लोगन हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग स्लोगन हैं। एक स्लोगन है कि कराची में आज लॉ एंड ऑर्डर जो सही बेहतर हुई है और पीस कौन लेके आया है, इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को नहीं जाता, इसका क्रेडिट पीटीआई को नहीं जाता, इसका क्रेडिट जो है वो नून को जाता है। दूसरी चीज़ हमारा स्लोगन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कराची लाहौर बने तो आप शहबाज शरीफ साहब को मौका दें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कराची से भी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त आ गया है कराची वालों के लिए। एक मकाम इफ़ेक्ट जो इश्तियाक बेग साहब ने दिया है, आप जब तक सोचें कि शहबाज शरीफ साहब को वोट क्यों कर देना है, यहाँ मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। रमेश कुमार साहब, वो बड़ी पुरानी एक ज़रूल मिसल याद आ रही है कि गांव बसा नहीं और डाकू पहले आ गए। ये शाह महमूद साहब फरमा रहे हैं पीटीआई कामयाब हुई तो पंजाब की वजारत आला मुझे मिलेगी। सर पहले इलेक्शन तो हो लेने दें, ये अभी से अंधी मच गई। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के अंदर सीनियर वाइस चेयरमैन है, और मैं समझता हूँ कि उनका एक पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है, चाहे पंजाब में हो, चाहे अपनी पीरी मुरीदी के हवाले से हो, चाहे सिंध के अंदर हो, ठीक ठाक। और मैं अच्छे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, और उन्होंने इसूलों के ऊपर जो कभी सौदेबाजी नहीं की। आपने देखा कि अपनी इस्तीफ़ा दे दी, मगर कम से कम वो जो चाहती थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट उसको उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे सीनियर सियासतदान आके और पंजाब के अंदर लीड करते हैं तो ये अच्छी बात है, मगर मैं समझता हूँ इलेक्शन हो जाएगी, और इलेक्शन के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो लोगों का जो रुझान इस वक्त देखने में आ रहा है वो पीटीआई की तरफ देखने में आ रहा है। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो रुझान देखने में आ रहा है वो पंजाब के अंदर देखने में आ रहा है, और मार्का जो लगेगा वो भी पंजाब के अंदर PMLN और PTI का लगेगा। मुझे तो समझ में नहीं आई बात कि अवैस शाह ने बहुत बड़ी बातें की, पंजाब की बातें की, और इश्तियाक बेग साहब ने सही बात की कि कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर और मखदूम अहमद महमूद 3 के अलावा तो कोई बंदा वहाँ पे, एक नदीम चंद था वो भी जो है वो हमारे पास आ गया है। अब कौन है वहाँ पे पंजाब में जो है वो पीटीआई। अब पीपल्स पार्टी ने तो समझ लिया है कि भाई हमें अपनी सिंध की हुकूमत को सेव करना है, कि हम सिंध की हुकूमत को कैसे सेव करें। और जो लोग इधर उधर जा रहे थे, जो लोग नाराज़ थे, उनको भी इन्होंने दे दिला के सबको जो है सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, पंजाब गवर्नमेंट में भी उनकी अक्सरियत होगी, KPK में भी उनकी अक्सरियत होगी, तो सिंध और बलूचिस्तान में भी अगर पीटीआई का रोल अगर ज़्यादा होगा तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अवैस शाह साहब के पास जाऊँगा। अवैस साहब, ये आप पर इन्होंने सेटिंग की तोहमत दी है। इसी ज़िम्न में एक छोटा सा सवाल है कि जरदारी साहब मुल्तान पहुँचे हैं, हामिद सईद काज़मी जिन पर हाजियों को लूटने का इल्ज़ाम था, नैब ज़दा थे, जेल में भी रह चुके, तो जाहिर है कि मेरिट तो पूरा हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जरदारी साहब पहुंचे थे उनसे उनकी तायद मांगने के लिए, और उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि पहले मैं आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं पीपल्स पार्टी में शामिल होऊंगा। तो ये जो सेटिंग की बात कर रही है, 3 शिफ्टों में तो सेटिंग वहाँ बनीगाला में हो रही है, तहरीक इंसाफ में। ये आपकी छोटी मोटी सी कोशिशों को भी लाइमलाइट में ला करके, और आपको क्यों ये शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले? शर्मिंदा इनके कहने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनकी लीडरशिप नहीं होगी। इनसे ये तो पूछ लें कि ये 6 महीने पहले कहाँ पर थे, अब ये कहाँ पर हैं। पहले तो इनसे ये सवाल किया जाए। दूसरी बात ये भी सुन के खुशी हुई आपकी बात कि चलें, पहले मंजूर वसान साहब मशहूर थे कि वो ख्वाब देखते हैं,
शाह महमूद साहब ने भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए। शायद वहाँ पे बिजली पूरी चलती है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, उनको नींद आती है तो वो ख्वाब देख रहे हैं। मंजूर हसन साहब के तो ख्वाब भी खत्म हो गए क्योंकि सिंध में बिजली भी पूरी अवेलेबल नहीं है कि वो सो सके और ख्वाब देख सके। बाकी रही बात इनकी इल्जाम लगाने की या इनकी सेटिंग के कहने के, इनके कहने से कुछ नहीं होता। आसिफ अली खान जरदारी जिस बंदे का, जिस शख्सियत का नाम है, उसने 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी दिए हैं। वो मुल्क के सदर बने और ऐसे सदर बने जिन्होंने सेफ ट्रांजिशन ऑफ पावर करवाया, जिनके ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी सदर ने 58(2)B का पावर अपने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया कि ये पावर पॉलिटिकल लोगों का हक है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं हुई, उनकी पार्टी नहीं जीत सकी, दूसरी पार्टी आई, उसको सेफ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ और खुद अपनी मुद्दत खत्म करके चले आए। उस बंदे पे, उस शख्सियत पे ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं जिनको उन्होंने 10 साल जेल में रखा बगैर किसी कन्विक्शन के, बगैर किसी चीज के, इल्जाम तराशियों में उस पर कुछ प्रूफ ना कर सके। और अब जब नवाज शरीफ साहब खुद जब इस हालत में आए तो ये मान रहे हैं कि वाकई वो केस हम लोगों ने बनवाए थे, वो केस झूठे थे, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये रमेश लाल साहब, मेरे भाई को मैं ये बोलूंगा कि भाई 6 महीने पहले नवाज शरीफ के गुण गाते थे, अब बनी गाला जप रहे हो, अब इसके बाद 6 महीने बाद कहाँ जाओगे? इनको तो अपना कुछ पता नहीं है, ये किसी पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? ये जरा थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है। अच्छा रमेश साहब, सर मैंने बहुत अदब के साथ अपनी सियासत की है सर, मेरा कैरेक्टर बेदाग रहा है और मेरे हवाले से आप बात इस वजह से, मैं नून लीग में था तब भी नूरुल आरफीन को पता है मैं इसूलों की सियासत करता था, आज भी इसूलों की सियासत करता हूं, कल भी इसूलों की सियासत करूंगा। गॉट योर पॉइंट सर। इश्तियाक बेग साहब से आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद टाटा बाय बाय। इश्तियाक साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नून लीग हुकूमत 5 बरस में स्टील मिल्स और पीआईए को पांव पर खड़ा न कर सकी, स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाने में नाकाम, इदारों की निजकारी भी ना हो सकी, ज़र मुबादला के ज़खायर घट गए, बरामदात कम हो गई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो हशर है वो मैं आपको बता चुका। सर इसी को कारकर्दगी कहते हैं। बिजली का लॉलीपॉप देते रहे, बिजली तो नहीं आ रही, पता नहीं आपके घर में आ रही तो मैं कह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम आपको क्यों लिफ्ट कराएंगे? आरफीन साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अगर मैं आपको अचीवमेंट बतलाना शुरू कर दूं तो आपका पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम खत्म हो जाए कि 2013 से लेके और आज 2018 तक सर बिल्कुल किन 1 चीजों मिनट रह में गया, बेहतरी वरना आई व्यूअर्स को भी नींद आ जाएगी है, और प्रोग्राम कितनी भी कट हमारी जाएगा। 11,000 जो है मेगावाट जो है सिस्टम में आई है, 2,000 जो है किलोमीटर्स के मोटरवेज जो है उसके अंदर हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी आई है। तो मेरे ख्याल से ये सब जानता। दूसरी चीज, मेरे भाई ने एक चीज कही थी कि यंग की आदत जो है वो बहुत ही अदब के साथ, प्रोड्यूसर साहब मुझे जीने नहीं दे रहे, उन्होंने मुझे कहा है कि हंगामी बुनियादों पर मुझे वाइंड अप करना है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने मौजूद मेहमानों का मशकूर हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।